गरीब लड़का और अमीर लड़की। दिल्ली के राजधानी कॉलेज में सुमित और विनीता एक ही साथ पढ़ते थे। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फाइनल ईयर तक आते आते दोनों के बीच प्यार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। एक दूसरे को देखे बिना उनका एक पल भी नहीं बीतता था। मोबाइल पर दोनों अक्सर व्हाट्सएप पर बातें किया करते थे, पर दोनों के बीच एक गहरी खाई थी। विनीता जयपुर के रईस शिवलाल की दूसरी बेटी थी, जबकि सुमित के माता पिता गरीब थे। सुमित ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा चलाता था। वो अपने माता पिता पर अपनी पढ़ाई का कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। एक दिन विनीता ने सुमित से कहा, सुमित, अब हमारा बीकॉम पूरा होने वाला है। कॉलेज छूट गया तो हम कैसे मिलेंगे? हाँ विनी, मैं भी यही सोचा करता हूँ। तुम्हें देखे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? सुमी, आपने ग्रेजुएट के बाद क्या सोचा है? मैं सोच रही हूँ कोई कोर्स करूँ। विनी, मैं तो नौकरी की ट्राई करूंगा। सुमी, मैं पापा से बात करूँ? क्या पता वे तुम्हारी मदद कर सके। नहीं नहीं, उनसे कुछ मत कहना। मैं अपने से कुछ बन जाऊंगा, तभी उनसे तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। पर समस्या हमारे मिलने की अभी की तो है ना। छोड़ो भी, अभी तो हम साथ हैं ना। कहते हुए सुमित ने विनीता को गले से लगा लिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वो दिन भी आ गया जब उन दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। सुमित की नौकरी एक स्कूल में अकाउंटेंट के हेल्पर के रूप में लग गई थी। उधर विनीता कुछ दिनों में ही सुमित को देखे बिना बेचैन होने लगी थी। एक दिन दोनों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। हाय विनी, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे बिना। हाँ, मैं तो बड़ी खुश हूँ तुमसे दूर होकर। ओफो, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोनों बड़ी देर तक हाथ में हाथ डालकर बैठे रहते हैं। फिर सुमित कहता है, विनी, मुझे अकाउंट वाले सर 1 साल का आगे के लिए कोर्स करवा रहे हैं। सुबह मैं स्कूल जाऊंगा और शाम को कोर्स करने के लिए जाया करूंगा। बीच में हम मिल सकते हैं। वो कैसे? तुम इसी कॉलेज से एमकॉम कर लो। मैं स्कूल से लौटकर तुमसे मिल भी लिया करूंगा और घर पर छोड़ते हुए अपने इंस्टीट्यूट भी चला जाऊंगा। विनीता को सुमित का प्लान पसंद आ गया। अब दोनों रोज मिला करते। 2 साल में विनीता का एमकॉम पूरा हो चुका था। उधर सुमित भी इंस्टीट्यूट से कोर्स पूरा कर सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम दे रहा था। एक दिन घबराकर विनीता ने सुमित को बुलाया। क्या हुआ विनी? क्यों इतनी घबराई हुई हो? सुमी, पापा ने मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अरे, ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम कल ही पापा से मिलकर हमारे रिश्ते की बात करो। विनी, जल्दबाजी में बात खराब हो सकती है। मैं पहले अपने घर वालों को तो बता दूं। कुछ भी करो, पर जल्दी। कहीं मेरी टोली उठ गई तो हाथ मलते रहना तुम। सुमित विनीता को समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर अपने घर आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी। क्या बात है बेटा? माँ, आप विनीता से मिल चुकी हो ना? मैं और विनीता एक दूसरे को चाहते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। पर वो तो शिवलाल की बेटी है। वो तो बड़े रईस लोग हैं। हाँ पिताजी। वे भला हमारे घर में क्यों ब्याहेंगे अपनी बेटी? सुमित, अपनी हैसियत का ध्यान रखा करो। कहाँ वो लोग और कहाँ हम लोग। पिताजी, प्यार में ये सारी बातें नहीं देखी जाती। आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या आप लोग रिश्ता लेकर जाएंगे? सुमित, ऐसा है, हम अपनी थू थू कराने नहीं जाएंगे। मां, इसमें थू थू की क्या बात है? सुमित, तू 15,000 रुपए की नौकरी करता है। वो अमीर लड़की इतने कम पैसे में गुजारा नहीं कर सकेगी। उसके पिता राजी नहीं होंगे। सुमित बड़ी देर तक अपने माता पिता को समझाता रहा। उधर विनीता ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को सुमित की बात बताई। विनीता, तुम एक खुले ख्यालों की लड़की हो। मैंने कभी भी तुम्हें पुराने विचारों में नहीं बांधा।
लेकिन सुमित का परिवार क्या इस विचारधारा का है? क्या वो तुम्हारी ख्वाहिशों को, तुम्हारे शौक को पूरा कर सकेंगे? ओहो पापा, ये सब बाद में देखा जाएगा। अब जानते हो सुमित बहुत मेहनती है, एक दिन वो खूब पैसे कमाएगा। विनीता, जीवन भविष्य को देखकर नहीं जी सकते, हमें वर्तमान को देखना होता है। पापा, आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। विनीता, मेरी बच्ची, तुम्हें मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, पर एक दिन जब जीवन की सच्चाई का सामना करोगी तब समझोगी। सुमित विनीता को फोन करके घर के बाहर बुलाता है। विनी, मेरे माता पिता ने शादी की बात करने से मना कर दिया है। हाँ, इधर भी यही हाल है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तुम अगर साथ दो तो भाग चलते हैं। पर भागने से क्या होगा? हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सुमित, तुम हो? नमस्ते सर। जी मैं ही हूं। क्या करते हो? मेरी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? जी मैं फिलहाल एक स्कूल में अकाउंट्स का काम देखता हूं। मैं और विनीता एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पर चाहने से जिंदगी तो नहीं चलेगी ना बेटा। जानता हूं सर, पर मेहनत करके इतना जरूर कमा लूंगा कि आपकी लड़की सुख से रह सके। अच्छा, चलो फिर मेरा एक प्रस्ताव है। यदि तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो मैं अभी के अभी तुम लोगों की शादी करा दूंगा। सर, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो क्या मुझे छोड़ दोगे? विनी, मैंने तुम्हें छोड़ने की बात नहीं की। कोई नहीं, तुम आराम से सोचकर अपना फैसला बता देना। ये कहते हुए वे अंदर चले जाते हैं। सुमित, बताओ क्या सोचा तुमने? सोचना क्या विनी, मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। ये कहकर सुमित वहां से चला जाता है। विनीता आंसू बहाती रह जाती है। मां, खाना देना। कहाँ चला गया था सुमित? मां, मैं विनीता के घर गया था। उसके पिता ने मुझे घर जमाई बनने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मां, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ मत कर, सब भगवान पर छोड़ दे। अगले दिन सुमित विनीता के घर जाता है। विनीता अपने पिता के साथ बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। नमस्ते सर। नमस्ते। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? फैसला वही है, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा, लेकिन शादी केवल विनीता से करूंगा। सुमित, तुम्हारी सारी बात सही है, पर मेरे पिता भी मेरी चिंता करते हैं, इसीलिए जैसा वे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम अपने माता पिता के साथ रहो, मैं अपने पिता के साथ। ये कहकर विनीता भागकर कमरे में रोते रोते चली जाती है। सुमित अपना सा मुंह लेकर घर लौट आता है। वे दोबारा उससे मिलने नहीं जाता। 1 महीने बाद सुमित की नौकरी चेन्नई में एक ऊंची पदवी पर लग जाती है। वो अपने माता पिता को लेकर चेन्नई चला जाता है। उधर विनीता की शादी कुछ दिनों के बाद एक रईस परिवार में हो जाती है, पर दोनों के दिलों में अधूरे प्यार की कसक हमेशा हमेशा के लिए दबी रह जाती है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी। प्रकाश चंद अपनी पत्नी रेखा के साथ इलाहाबाद में रहते थे। उनका एक बेटा सार्थक और एक बेटी दिशा थी। बेटी दिशा की शादी हो चुकी थी, वो कानपुर शहर में ब्याही थी। बेटा दिल्ली में नौकरी करता था। कोरोना की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन हो रहा था। धीरे धीरे ऑफिस के काम भी वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गए। सार्थक दिल्ली से इलाहाबाद अपने घर वापस लौट आया। रोजाना खबरों में मरीजों के बारे में सुन सुनकर हर घर परेशान था। प्रकाश चंद के एक निकट मित्र की कोरोना से मृत्यु का समाचार सुनकर सार्थक और दिशा भी चिंतित हो गए। दिशा फोन पर अपने भाई सार्थक से पापा और मम्मी की तबीयत का हालचाल लगातार पूछती रहती थी। एक दिन दिशा सुबह से ही अपनी मम्मी रेखा को फोन मिला रही थी, पर रेखा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
ना ही प्रकाश चंद ने फोन उठाया और ना ही सार्थक ने। दिशा को घबराहट होने लगी। वो परेशान होने लगी कि रोजाना तो वो सब फोन उठा लेते हैं, आज तीनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। बहुत देर के बाद दिशा के फोन पर सार्थक का फोन आता है और वो दीदी दीदी कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। दिशा घबरा कर उससे पूछती है, सार्थक तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मम्मी पापा दोनों ठीक तो है ना? मैं सुबह से तुम लोगों का फोन ट्राई कर रही हूं, पर तुम तीनों में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है सार्थक? जल्दी बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। दिशा दीदी, 3-4 दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा बुखार था। हमने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, पर वो कहाँ मानती हैं, घर के कामों में लगी रहती हैं। मैंने जिद करके उनका कोरोना टेस्ट करवाया तो देखा मम्मी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। अचानक आज सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो गया। दीदी, कहीं भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। मम्मी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठा हूं। घबरा मत मेरे भाई, तू तो बहुत स्ट्रांग है। किसी से पूछ, शायद कोई तो बेड देगा। हे भगवान, मेरी मम्मी को बचा लो, मैं भी वहां नहीं पहुंच सकती। भगवान, मेरा भाई अकेला है, हमारी मदद करो। सार्थक को एक हॉस्पिटल का ही व्यक्ति बेड दिलवाने के लिए तैयार हो जाता है, पर बेड दिलवाने के लिए रिश्वत में 2 लाख रुपए मांगता है। सार्थक जैसे तैसे 2 लाख रुपए इकट्ठे करके उस व्यक्ति को देता है तो सार्थक की मां को बेड मिल जाता है, पर उसके बाद वो दिशा को फोन पर बताता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लाओगे तो जान बची रहेगी, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं किया तो मम्मी को वो नहीं बचा पाएंगे। तू रोना बंद कर सार्थक, मैं कुछ करती हूँ। और हाँ सार्थक, मम्मी को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। मैं तेरे जीजा जी को भी बोलती हूँ सबसे फोन पर बात करने के लिए। मैं यहाँ से लगातार फोन पर लोगों से मदद मांगती हूँ। और हाँ, पापा का ध्यान रखना। पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं तो मम्मी की तबीयत का सुनकर उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्हें घर पर ही आराम करने दे सार्थक। दिशा दीदी रुको, मैंने किसी से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बात की थी, शायद उन्हीं का बीच में फोन आ रहा है। रुको, मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। हाँ जी भैया, मैंने ही ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपको फोन मिलाया था। प्लीज मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए, मेरी मम्मी की हालत बहुत ही नाजुक है। 35,000 रुपए का एक सिलेंडर मिलेगा, अगर लेना है तो हाँ करो, वरना और भी लोग लाइन में खड़े हैं जिनके फोन आ रहे हैं। सार्थक मजबूरी में मरता क्या न करता। 35,000 रुपए का उसने एक सिलेंडर उस व्यक्ति से खरीद कर डॉक्टर को दिया। उस वक्त उसे अपनी मां की जान से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने कहा अभी और सिलेंडर लाने हैं, क्योंकि ये सिलेंडर 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। रेखा जी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था। सार्थक लगातार पैसे खर्च करके सिलेंडर लाता रहा और डॉक्टर्स को देता रहा। कोई उसे 35,000 का सिलेंडर देता, कोई उसे 20,000 का सिलेंडर देता, तो कोई उसे 25,000 में 2 सिलेंडर देता। लगातार सिलेंडर वो डॉक्टर को देता रहता। अस्पताल में भी लगातार सिलेंडर खत्म होते जा रहे थे, पर रेखा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। कोरोना काल में बहुत से कालाबाजारी करने वाले लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर को कमाई का जरिया बना दिया। जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने भी 2-2, 3-3 सिलेंडर खरीदकर अपने घरों में रख लिए। किसी ने तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बड़े सिलेंडर से छोटे छोटे सिलेंडर भरकर 5-5 हजार रुपए में बेचे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से ना जाने कितने घर तबाह हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के मां बाप इस दुनिया से चले गए। सार्थक ने हार कर अपनी बहन दिशा को फोन मिलाया। दिशा से किसी व्यक्ति ने फोन पर बात की और सिलेंडर देने का वादा किया। जी दिशा जी, आप एक काम कीजिए, मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए भिजवा दीजिए। इलाहाबाद में मेरे जानकार हैं, वो 30,000 रुपए में 3 सिलेंडर दे रहे हैं। मैं आपको इतने सस्ते में सिलेंडर दिलवा रहा हूं। ठीक है भैया, मैं 15,000 रुपए आपके अकाउंट में डलवा देती हूँ। आप सिलेंडर तो समय पर हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे ना? अरे मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके तीनों सिलेंडर हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, बस आप पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो। दिशा 15,000 रुपए बिना सोचे समझे अनजान व्यक्ति के अकाउंट में डलवा देती है।
1 घंटे बाद उस व्यक्ति का दोबारा फोन आता है। देखिए मैडम, मेरी इलाहाबाद में उनसे बात हुई है जो सिलेंडर दे रहे थे। वो कह रहे हैं जब पूरे पैसे मिलेंगे तभी सिलेंडर देंगे। मैडम, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप एक काम करो, बाकी के रुपए 15,000 भी मेरे अकाउंट में भिजवा दो ताकि सिलेंडर आपको समय पर मिल जाए। देर मत करो मैडम, नहीं तो और भी लोग हैं जो सिलेंडर खरीदना चाहते हैं। दिशा ने बिना सोचे समझे अपनी मां की चिंता करते हुए पूरे पैसे उस अनजान व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिए। पर यह दुनिया है, धोखाधड़ी तो होनी ही थी। बहुत कालाबाजारी और धोखेबाज यहां कुंडली जमाए बैठे हैं। दिशा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो अपनी मां की जिंदगी चाहती थी। उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी। कोई सिलेंडर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। ऐसा ना जाने कितने ही अनजान कालाबाजारी करने वालों ने ना जाने कितने मजबूर लोगों को लूटा है। किसी मजबूर को महंगे से महंगे सिलेंडर ब्लैक में खरीदने पड़े। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके अपने ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दुनिया से चले गए। कालाबाजारी अपना पैसा कमाते रहे। सार्थक ने कालाबाजारियों को पैसे दे देकर सिलेंडर खरीदे। वो सिलेंडर की लाइन में लगा। एक व्यक्ति उससे बोला, सिलेंडर चाहिए क्या? इधर मेरे साथ आओ। आपको यहां लाइनों में खड़े होकर एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। मेरे पास जुगाड़ है, आओ मेरे साथ। सार्थक उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। वो व्यक्ति उसे ऑक्सीजन प्लांट के पीछे की सड़क पर ले जाता है। वहां कुछ वर्कर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर हजारों रुपए की ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। कितने का है बड़ा सिलेंडर भैया? मेरी मां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऑक्सीजन ही उन्हें सांसें दे सकती है। व्यक्ति सार्थक को 40,000 रुपए में 3 सिलेंडर दे देता है। अपनी मां की जिंदगी के आगे सार्थक के लिए उस वक्त कुछ मूल्यवान नहीं था। मां की जिंदगी तो सार्थक ने बचा ली, पर यह वही जानता था कि उसके और दिशा के साथ कितनी धोखाधड़ी हुई थी। मजबूरी में मनुष्य को सिर्फ अपनों का साथ जरूरी होता है, और जब ये अपने ही मुसीबत में हो तो उनकी जान बचाने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं लगता। कालाबाजारी हर तरफ जाल बिछाकर बैठे हैं। कहीं हॉस्पिटल बेड की हेराफेरी, कहीं ऑक्सीजन, कहीं कोरोना की दवाई की कालाबाजारी। कोरोना की दवाई लाखों रुपए में कालाबाजारी लोगों ने बेचकर जरूरतमंद लोगों को लूटा है। लोग भी अपनों की जिंदगी को बचाने के लिए इन धोखेबाज लोगों से ठगते आ रहे हैं। इन सब से आप सबको बचना होगा। कोरोना को हराना है और कालाबाजारी ठगों से बचना है तो कोरोना का टीका लगवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।